आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा करेंगे। मुख्यतः सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी नेता शामिल थे। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से एक के रूप में माना जाता है, परंतु इसका जो मूल श्रेय है, इसमें जो मुख्य भूमिका है, वो महात्मा गांधी की रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ, उसके क्या कार्यक्रम रहे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उसके क्या प्रभाव पड़े, इन सब बातों से पूर्व हम थोड़ा सा इससे पहले चलते हैं। बात हम करेंगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की, जहां पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय या पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि को हम समझते हुए, उसका अवलोकन करते हुए, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमने पहले पढ़ा है, देखा भी है, सुना है, चर्चा हो चुकी है इस पर। कांग्रेस ने 1927 के मद्रास अधिवेशन में ही अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया था। कांग्रेस का जो 1927 का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1927 का जो मद्रास अधिवेशन था, उसमें अपना लक्ष्य उसने घोषित किया था पूर्ण स्वराज्य। नेहरू प्रतिवेदन में केवल डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, यानी जो नेहरू प्रतिवेदन था उसके कई सूत्री कार्यक्रम थे, उनमें से एक था केवल डोमिनियन स्टेट की मांग करना। डोमिनियन स्टेट एक तरह से पूर्ण स्वराज्य से थोड़ा भिन्न है। जब प्रतिवेदन 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के सामने रखा गया, तो पूर्ण स्वराज्य और डोमिनियन स्टेट को लेकर काफ़ी मतभेद और गर्मागर्मी भी हुई थी, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य बिल्कुल अलग चीज़ है, डोमिनियन स्टेट्स बिल्कुल अलग चीज़ है। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू उस युवा वर्ग के नेता थे जो डोमिनियन स्टेट के विरुद्ध थे। यहाँ ये जो हम नेहरू प्रतिवेदन की बात कर रहे हैं, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा रखा गया प्रतिवेदन था। तो डोमिनियन स्टेट की जो नेहरू प्रतिवेदन में मांग की गई थी, दूसरी तरफ मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की बात की गई। तो जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1928 में, उसमें पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेट को लेकर बहुत गर्मागर्मी हुई, काफ़ी मतभेद हुए। जो सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा वर्ग के नेता थे, वे पूर्णतः डोमिनियन स्टेट्स के विरुद्ध थे। तत्काल पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य का वो अनुमोदन करवाना चाहते थे, उन्हें तत्काल पूर्ण स्वराज्य चाहिए था। अंत में फिर गांधी जी के हस्तक्षेप से एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया और चेतावनी दी गई कि यदि इस वर्ष के भीतर उसने नेहरू प्रतिवेदन में प्रस्तावित संवैधानिक योजना को स्वीकार कर भारत को डोमिनियन स्टेट्स न दिया, तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य से कम किसी भी बात पर समझौता नहीं करेगी और आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होगी। ये जो अभी हमने बात की है कि गांधी जी के हस्तक्षेप से समझौता हुआ, और अगर सरकार नेहरू प्रतिवेदन में प्रस्तावित संवैधानिक योजना को स्वीकार नहीं करती है, 1 वर्ष का समय दिया गया था। ये सारी चीज़ें हम बी पट्टाभी सिद्धारमैया की एक पुस्तक है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुंबई, उसमें पृष्ठ संख्या 559, उसमें हम देख सकते हैं। यानी संबंध प्रस्ताव का जो पूरा पाठ है, वो पट्टाभी सिद्धारमैया की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका हम पूरा विस्तार से वर्णन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब 1929 में इंग्लैंड में श्रमिक दल की सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री का पद संभालते समय रैमजे मैकडॉनल्ड ने आशा व्यक्त की कि भारत वर्षों में नहीं वरन महीनों में ही एक डोमिनियन के रूप में राष्ट्रमंडल का समान सदस्य बन जाएगा। वायसराय लॉर्ड इरविन ने भी डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति को देश की संवैधानिक प्रगति का स्वाभाविक लक्ष्य माना था।
किंतु प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड और उसकी श्रमिक सरकार के वायदों, गांधी इरविन भेंट आदि के बावजूद समझौतों का कोई मार्ग नहीं निकला। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू प्रतिवेदन और डोमिनियन स्टेट्स की मांग को ठुकरा दिया। चूंकि कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के भीतर ये मांग स्वीकार नहीं हुई, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो किसी भी प्रकार के आंदोलन के लिए, किसी भी प्रकार का कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। वो अगर समझौते की बात पूर्ण नहीं हुई 1 वर्ष के भीतर, तो वो आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होंगे। ऐसा हमने अभी बात की थी। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू प्रतिवेदन और डोमिनियन स्टेट की मांग को ठुकरा दिया। चूंकि कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार 1 वर्ष की अवधि थी, तो अब उनको अपनी जो घोषणा थी कि अगर 1 वर्ष में इस बात को नहीं माना गया तो वे आंदोलन करेंगे। अतः प्रतिवेदन व्यापगत हो गया। व्यापगत एक संवैधानिक शब्द है, यानी वो एक तरह से हम कहें कि लुप्त हो गया, समाप्त हो गया। उसके साथ ही कांग्रेस भी भारत के लिए डोमिनियन स्टेट के लक्ष्य को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं रही। यानी प्रस्ताव के व्यापगत होने के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के लिए डोमिनियन स्टेट के लक्ष्य को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं रही, जिस लक्ष्य की बात नेहरू प्रतिवेदन में की गई थी और जिसको लागू करने का समय 1 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को दिया था। जब दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अगला लाहौर अधिवेशन हुआ, तो युवा आकांक्षाओं के नेता नेहरू को राष्ट्रपति चुना गया। जवाहरलाल नेहरू की बात है। जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में 31 दिसंबर 1929 को ठीक आधी रात के समय, जब एक नया वर्ष जन्म ले रहा था, इस बात को बहुत ध्यान से सुने, जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में 31 दिसंबर 1929 को ठीक आधी रात के समय, जब एक नया वर्ष जन्म ले रहा था, रावी नदी के किनारे बड़े उत्तेजनामय वातावरण में कांग्रेस अधिवेशन ने ऐतिहासिक स्वाधीनता प्रस्ताव अंगीकार यानी स्वीकार किया। इस सुप्रसिद्ध प्रस्ताव में पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय की घोषणा के अतिरिक्त यह भी कहा गया कि भावी जो चुनाव हैं उसमें भाग नहीं लिया जाए तथा विधानमंडलों में जो कांग्रेस सदस्य हों वो त्यागपत्र दे दें। यानी मूल बात थी पूर्ण स्वतंत्रता का ध्येय, यानी प्रस्ताव पास किया गया और इसके अलावा ये कहा गया कि भावी चुनावों में भाग नहीं लिया जाएगा और विधानमंडलों के जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो त्यागपत्र दे दें। प्रस्ताव में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को यथावत सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार दिया गया। चूंकि गांधी जी ने जो समझौता करवाया था उस समय ये तय भी हो गया था कि अगर पूर्ण ये डोमिनियन स्टेट की बात को अगर स्वीकार नहीं किया जाता है तो वो किसी भी प्रकार का आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो नींव है वो वहीं पड़ गई थी। अधिवेशन में ने यह भी निर्णय किया कि 26 जनवरी को हर वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए। यानी इसी अधिवेशन में ये निर्णय हुआ कि 26 जनवरी को हर वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए। और हम जो एक तरह से गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम इससे जोड़ कर देख सकते हैं। तभी से देश भर में भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने का प्रण हर वर्ष 26 जनवरी को दोहराया जाने लगा और 26 जनवरी तब तक स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा जब तक 15 अगस्त 1947 को देश संविधान स्वाधीन न हो गया हो। यानी 26 जनवरी को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया 15 अगस्त 1947 तक। उसके बाद में 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। उसके बाद भी इस पावन संकल्प की याद ताज़ा रखने के लिए तथा इस दिन को यथोचित मान देने के लिए स्वाधीन भारत का संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया। जैसा कि मैंने अभी बताया था ना कि गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं, तो इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है वो ये लाहौर अधिवेशन ही है। यानी 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जब ये घोषणा की गई कि हर वर्ष 26 जनवरी को हम
स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। यानी पहला स्वाधीनता दिवस एक तरह से 26 जनवरी 1930 यानी 31 दिसंबर 1929 को अधिवेशन हुआ, प्रस्ताव पास हुआ और जिसमें 26 जनवरी को हर वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाने की बात की गई। तो उसमें ये कहा गया कि 26 जनवरी को हर वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और 15 अगस्त 1947 तक ये चलता रहा। और जब 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया तो स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। परंतु इस ऐतिहासिक तिथि को यथोचित सम्मान देने के लिए, मान देने के लिए फिर भारतीय संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया और फिर 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आए हैं। संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना और तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। इस प्रकार 26 जनवरी की जो तिथि है वो हमारे इतिहास और राष्ट्रीय जीवन में विशेष महत्ता रखती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व एक पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव भी पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव में छुपी हुई है, वहाँ से इसकी एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत हो गई थी। और मैं अपनी बात आज की जो है वो महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में 1931 का एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ कहा था, कुछ शब्द थे, मैं उनको दोहराना चाहूँगा। उसके साथ आज का अपना व्याख्यान समाप्त होगा और उसके बाद हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में क्या कहते हैं? मुझे क्षण भर के लिए भी इसमें संदेह नहीं है कि यदि ब्रिटेन चाहे तो वह तलवार के बल पर भारत को गुलाम बनाए रख सकता है, किंतु ब्रिटेन को अपनी सुख समृद्धि के लिए क्या अधिक श्रेयस्कर है, एक गुलाम किंतु विद्रोही भारत अथवा एक ऐसा भारत जो ब्रिटेन के बराबर खड़ा होकर एक सामान्य साथी के रूप में दुख और मुसीबत में उसका साझीदार बने। हाँ, यदि आवश्यक हो तो भारत ब्रिटेन के साथ मिलकर लड़ने को तैयार होगा, किंतु वह ये काम स्वेच्छा से ही करेगा और इसमें उसका लक्ष्य होगा विश्व कल्याण, किसी जाति अथवा व्यक्ति का शोषण करना नहीं। मैं अपने देश के लिए स्वाधीनता लेना चाहता हूँ। विश्वास कीजिए कि जहाँ तक मेरा बस है मैं ये स्वाधीनता इसलिए कदापि नहीं चाहता कि मेरा देश, जिसमें संसार भर की आबादी का 5वां हिस्सा बसता है, कभी भी किसी दूसरी जाति अथवा व्यक्ति का शोषण करे। मुझे अपने देश के लिए स्वाधीनता चाहने का कोई अधिकार नहीं है यदि मैं संसार की सभी दूसरी जातियों, चाहे वो दुर्बल हों अथवा शक्तिशाली, के लिए भी वैसी स्वाधीनता के समान अधिकारों को आदर और मान्यता न दूं। मैं तो यही कहूँगा कि इस ब्रिटिश द्वीप की भूमि में से मैं ये आशा और विश्वास लेकर लौटूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच बराबर की साझेदारी का एक सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित होने वाला है। 15 सितंबर 1931 को गोलमेज सम्मेलन की संघीय संरचना समिति के सामने महात्मा गांधी का ये भाषण था और इस भाषण को हम इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग भारत सरकार केंद्रीय प्रकाशन शाखा कलकत्ता 1931-32 का जो पृष्ठ संख्या है 45 से 47 उसके बीच इसको हम विस्तार से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।